राजधानी वॉरियर्स, मैं डॉक्टर रमेश यादव, राजधानी एजुकेशनल ग्रुप पचकोड़िया से। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डेयरी केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, डेयरी केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्रीकल्चर का भी और डेयरी केमिस्ट्री का भी। आईसीआर में एग्रीकल्चर में आता है, जेट में एग्रीकल्चर में भी है और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में भी है। और इसमें भी सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं दूध के बारे में। तो सबसे पहले है दूध की परिभाषा। बायोलॉजिकली दूध स्तनधारी पशुओं की दुग्ध ग्रंथियों से प्राप्त एक तरल पदार्थ है जो नवजात शिशु के पैदा होने के तुरंत पश्चात उसके पोषण के लिए स्त्रावित होता है। दूध स्तनधारी पशुओं की दुग्ध ग्रंथियों से स्त्रावित एक तरल पदार्थ है जो नवजात शिशु के पैदा होने के तुरंत बाद उसके पोषण के लिए बनता है या स्त्रावित होता है। हालांकि ये परिभाषा अच्छी इसलिए नहीं है क्योंकि ये दूध की भी परिभाषा लग रही है, खीस की भी परिभाषा लग रही है। खीस भी स्तनधारी पशुओं की दुग्ध ग्रंथियों से प्राप्त एक तरल पदार्थ है जो नवजात शिशु के पैदा होने के तुरंत बाद उसके पोषण के लिए स्त्रावित होता है। जैविक दृष्टिकोण की जो परिभाषा है उसको बढ़िया परिभाषा नहीं मानते। तो हम अगली परिभाषा ले लेते हैं। अगली परिभाषा है कॉमर्शियल, व्यापारिक दृष्टिकोण से। एक या एक से अधिक स्वस्थ पशुओं से जिनका पालन पोषण भली प्रकार से हुआ हो, उनके वत्स जनन के 15 दिन पहले और 5 दिन बाद जो स्वच्छ एवं ताजा लैक्टियल क्षरण प्राप्त होता है उसे दूध कहते हैं। कम से कम 3.25% फैट होना जरूरी है, 3.25% फैट होना जरूरी है, 8.5% कम से कम एसएनएफ भी होना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, एक या एक से अधिक स्वस्थ पशुओं से जिनका भली प्रकार से पालन पोषण हुआ हो, वत्स जनन के 15 दिन पहले और 5 दिन बाद जो स्वच्छ एवं ताजा लैक्टियल क्षरण प्राप्त होता है उसे दूध कहते हैं। और इस दूध में कम से कम 3.25% फैट या वसा होनी चाहिए, जबकि 8.5% 8.5% एसएनएफ या वसा रहित ठोस होना चाहिए, तभी वो दूध कहलाता है। एक या एक से अधिक स्वस्थ पशुओं जिनका भली प्रकार से पालन पोषण हुआ हो, वत्स जनन के 15 दिन पूर्व एवं 5 दिन पश्चात जो ताजा एवं लैक्टियल क्षरण प्राप्त होता है उसे दूध कहते हैं। और दूध में कम से कम 3.25% फैट होनी चाहिए, 8.5% एसएनएफ या वसा रहित ठोस होना चाहिए। दूध की रासायनिक परिभाषा। दूध एक विषमांग अपारदर्शी उत्पाद है जिसमें वसा इमल्सन के रूप में होती है, प्रोटीन कोलोइडी निलंबन के रूप में होती है, प्रोटीन कोलोइडी निलंबन के रूप में होती है, कार्बोहाइड्रेट खनिज पदार्थ और दूसरे अवयव जो बच गए सारे अवयव वो वास्तविक विलयन या ट्रू सॉल्यूशन के रूप में जल की सतत तरल प्रावस्था में उपलब्ध रहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, दूध की रासायनिक परिभाषा। दूध एक विषमांगी अपारदर्शी उत्पाद है जिसमें फैट इमल्सन के रूप में होती है, प्रोटीन कोलोइडी सस्पेंशन के रूप में होती है, कार्बोहाइड्रेट खनिज पदार्थ एवं बाकी सारे के सारे अवयव वास्तविक विलयन के रूप में जल की सतत तरल प्रावस्था में उपलब्ध रहते हैं। दूध की परिभाषा देते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? एक तो खीस रहित दूध की परिभाषा ही होनी चाहिए, अपमिश्रित दूध भी इसके अंतर्गत नहीं आना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ द मिल्क, दूध के अवयव। जो सारे अवयव है उनको 2 ग्रुपों में बांट दिया गया, एक तो वसा फैट और एक वसा रहित ठोस एसएनएफ सॉलिड नॉट फैट। जल इन सारे अवयवों के वाहक के रूप में काम करता है, कैरियर के रूप में काम करता है। एक एक अवयव को लेते हैं। सबसे पहला अवयव है दुग्ध वसा या मिल्क फैट। दूध की कीमत वसा पर निर्भर करती है। हम डेयरी में दूध देने जाते हैं या डेयरी में दूध वाला दूध लेता है तो फैट के हिसाब से उसकी रेट देता है। इसका मतलब कीमत किस पर निर्भर कर रही है? फैट के ऊपर। ये सबसे अधिक घटने बढ़ने वाला अवयव है क्योंकि ब्यात के शुरू में फैट की मात्रा कम आती है लेकिन ब्यात के अंत में काफी ज्यादा आती है। तो एक एक पॉइंट फिर से देख लीजिए। दूध की कीमत वसा पर निर्भर करती है। दूसरा हो गया वसा दूध का सबसे अधिक घटने बढ़ने वाला अवयव है। वसा दूध में इमल्सन या पायस के रूप में होती है। फैट इमल्सन इसलिए आसानी से पच जाती है, जो भी इसका सेवन करता है उसमें ये पच जाती है। दूध में उपस्थित वसा गोलिकाओं के रूप में होती है। गोलिकाएं होने से क्या होगा? ये जल्दी दूध से अलग हो जाती है। यदि हम दूध को थोड़ी देर के लिए रख दें तो अपने आप ही फैट ऊपर आ जाती है, मलाई के रूप में या क्रीम लेयर के रूप में ऊपर आ जाती है। उसका कारण यही है कि इसकी फैट गोलिकाओं के रूप में होती है। अब दुग्ध वसा में क्या क्या होता है? इस फैट में क्या क्या होता है? तो वास्तविक वसा होती है, इसके अंदर फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, स्टेरॉल्स होते हैं और स्वतंत्र वसीय अम्ल भी होते हैं।
वसीय अम्लों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला वसीय अम्ल होता है ओलिक अम्ल, और ये होता है 33%। दूध में क्या क्या मिला? वास्तविक वसा मिली, फोस्फोलिपिड मिला, स्टिरोल मिला, स्वतंत्र वसीय अम्ल मिला। वसीय अम्लों की बात करें तो सबसे ज्यादा ओलिक अम्ल मिला 33%, दूसरा मिला पामेटिक 25%। अब बाकी जो रह गए 33 और 25 के अलावा जो रह गए वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं उन वसीय अम्लों की संतृप्त या असंतृप्तता के बारे में। तो जितने भी वसीय अम्ल है, पामेटिक है या ओलिक है या और दूसरे हैं, उनमें 43% असंतृप्त होते हैं। असंतृप्त वसीय अम्ल का मतलब होता है जिनके कार्बन और कार्बन के बीच में एक से ज्यादा बॉन्ड होते हैं, जो पूरे सेचुरेटेड नहीं होते हाइड्रोजन से या किसी प्रतिस्थापी से। तो 43% हो गई असंतृप्त, और 57% जो बच गया 57%, 57% वो हो गया संतृप्त। तो 57 57 संतृप्त संतृप्त, तो दोनों में से आ रहा है, याद करना बड़ा इजी है। 57 होता है संतृप्त, कंफ्यूज खत्म हो गया, और बाकी जो बच गया 43 वो होता है असंतृप्त अनसेचुरेटेड। वसा ऊर्जा का अच्छा स्रोत होती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1 ग्राम वसा खाओ 9.3 कैलोरी ऊर्जा पाओ। मींस 1 ग्राम वसा हमने खाई, 9.3 कैलोरी ऊर्जा पाई। और जितनी दूध में ऊर्जा होती है उसका 55 से 60% एनर्जी या ऊर्जा वो वसा के पास ही होती है। वसा में घुलनशील विटामिन ए डी ई के, देखो थरोबाब वसा में गुड़गो, ये फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। वसा विलेय विटामिन जो वसा के अंदर पाए जाते हैं वो ए डी ई के होते हैं। जनरली बात करें तो गाय के दूध में 4.8% फैट पाई जाती है, मुर्रा भैंस के दूध में 7.6%। मां की बात करें, हमारी मां की बात करें तो हमारी मां के दूध में 3.7% फैट पाई जाती है। जो मिल्क फैट है, दुग्ध वसा है, उसके अंतर्गत आवश्यक वसीय अम्ल मिलते हैं, लिनोलेक मिलता है, अभी हमने इससे पहले पढ़ा था पामेटिक, ये सारे मिलते हैं। दुग्ध वसा में शरीर के लिए आवश्यक वसीय अम्ल जैसे लिनोलेक अम्ल भी मिलता है। दूध की वसा में कम द्रवणांक बिंदु वाले वसीय अम्ल होने के कारण यह हमारे पाचन तंत्र में आसानी से पचने वाली होती है। दूध में पाए जाने वाले फोस्फोलिपिड का जैविक महत्व ब्लड क्लोटिंग करता है, रक्त स्कंदन में काम आता है, रक्त का थक्का बनाने का काम करता है। उत्तकों के चयापचय मींस उपापचय में सहायक है, उत्तकों में जो उपापचय क्रिया होती है उनमें भी यह सहायता करता है। जीवद्रव्य की संरचना का घटक है, जीवद्रव्य में फोस्फोलिपिड पाया जाता है। प्रजनन और शरीर विकास दोनों में सहयोग करता है। प्रजनन के लिए भी फोस्फोलिपिड चाहिए, शरीर विकास के लिए भी फोस्फोलिपिड चाहिए। कोशिकाओं में पोषण का काम करता है, पोषण है कोशिकाओं का ये। लेसिथिन वसा दूध वसा को सुरक्षित रखने में भी मददगार होती है। तो एक बार फिर से देखिए फोस्फोलिपिड क्या काम आ रहा है, ब्लड क्लोटिंग करता है, रक्त का थक्का बनाता है, उत्तकों में उपापचय क्रिया के लिए चाहिए, जीवद्रव्य की संरचना का घटक है, प्रजनन और शरीर विकास के लिए चाहिए, कोशिकाओं के पोषण का काम भी करता है। लेसिथिन वसा होती है वो बाकी वसा को सुरक्षित भी रखती है। अब पढ़ेंगे लेक्टोज या दुग्धम के बारे में। दूध का मुख्य कार्बोहाइड्रेट होता है लेक्टोज, दूध का मुख्य कार्बोहाइड्रेट लेक्टोज। मीठा मीठा दूध लेक्टोज के कारण, दूध हम पीते हैं बिना चीनी डाले पीते हैं, बिना शुगर के पीते हैं, फिर भी वो हल्का सा मीठा होता है, उस मीठेपन का कारण भी कौन है? लैक्टोज। लैक्टोज डाइसेकेराइड होता है। डाइसेकेराइड स्टूडेंट्स उन कार्बोहाइड्रेट्स को कहते हैं जो 2 मोनोसेकेराइड से मिलकर बने होते हैं या जिनका जल अपघटन कराने पर या उनको तोड़ने पर 2 मोनोसेकेराइड प्राप्त होते हैं। तो लैक्टोज एक डाइसेकेराइड है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लैक्टोज एक डाइसेकेराइड है और इसमें 2 मोनोसेकेराइड होते हैं, एक ग्लूकोज होता है, दूसरा गैलेक्टोज होता है। लैक्टोज ग्लूकोज व गैलेक्टोज 2 मोनोसेकेराइडों से मिलकर बना होता है। C6H12O6 ग्लूकोज है, वही C6H12O6 गैलेक्टोज है, ये एक दूसरे के समावयवी है। बन क्या रहा है? C12H22O11 मींस लैक्टोज, और दूसरा बन गया जल। तो लैक्टोज क्या हो गया? डाइसेकेराइड। क्यों डाइसेकेराइड हुआ? क्योंकि इसमें 2 मोनोसेकेराइड है। दूध में ये घुलनशील अवस्था में रहता है। हम ये पहले ही पढ़ चुके हैं कि लैक्टोज खनिज लवण या बाकी अवयव दूध में विलयन के रूप में होते हैं या घुलनशील अवस्था में रहते हैं। लैक्टोज हमेशा
सोल्यूबल फॉर्म में होता है। जिस प्रकार 1 ग्राम वसा के सेवन से शरीर को 9.3 कैलोरी एनर्जी मिल रही थी, उसी प्रकार लैक्टोज भी ऊर्जा का स्रोत है और 1 ग्राम लैक्टोज या दुग्धम से 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम लैक्टोज या कार्बोहाइड्रेट खाइए, 4 कैलोरी ऊर्जा पाइए। और ये शर्करा की अपेक्षा जितनी शर्करा उसके अंदर होती है उसका 1/4 भाग जो मीठापन है वो लैक्टोज के कारण ही होता है। वसा क्या थी? सबसे अधिक घटने बढ़ने वाला अवयव था दूध का, लेकिन लैक्टोज सबसे कम घटने बढ़ने वाला अवयव होता है, लेकिन ये अस्थिर होता है। अस्थिर, अनस्टेबल। अनस्टेबल क्यों होता है? क्योंकि दूध को आप पड़ा रहने दीजिए, थोड़ी देर में लैक्टोज को जीवाणु लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, लैक्टिक अम्ल में कन्वर्ट कर देते हैं, तो सबसे कम घटने बढ़ने वाला है, लेकिन सबसे ज्यादा अस्थिर भी लैक्टोज ही होता है। सामान्यतः गाय के दूध में लैक्टोज की मात्रा 4.9%, भैंस के दूध में 5.48। फिर से देखिए, गाय के दूध में लैक्टोज की मात्रा 4.9%, भैंस के दूध में 5.48% और मां के दूध में 6.98% लैक्टोज पाया जाता है। लैक्टोज का पोषक महत्व, एक तो ऊर्जा बढ़ाता है, ठीक है, 9.3 कैलोरी एनर्जी वसा से मिल रही है, लेकिन योग तो ये भी कर रहा है, एडिशन तो ये भी कर रहा है ऊर्जा के अंदर, तो ऊर्जा की मान में वृद्धि करता है। विटामिन बनने के लिए भी लैक्टोज चाहिए, विटामिन बनने के लिए, विटामिन संश्लेषण के लिए भी लैक्टोज की आवश्यकता होती है। लैक्टोज के द्वारा ही कैल्शियम और फास्फोरस का अवशोषण बढ़ जाता है। लैक्टोज कैल्शियम और फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन में भी मदद करता है। लैक्टोज आंत में लैक्टिक अम्ल बनाता है और ये लैक्टिक अम्ल क्या करता है? जो अम्ल बनाने वाले अम्ल उत्पादक जीवों का तो विकास करता है और पैथोजेनिक होता है रोग कारक जीवाणु की वृद्धि को रोकता है। लैक्टोज मस्तिष्क और तंत्रिका तंतुओं में जो लैक्टोज है, हमारे मस्तिष्क में तंत्रिका तंतुओं में जो लैक्टोज है उसका स्रोत भी दूध का लैक्टोज ही होता है। लैक्टोज का अवयव गैलेक्टोज, ये मस्तिष्क और नर्व सिस्टम, तंत्रिका तंत्र या नाड़ी संस्थान, इसके लिए भी आवश्यक होता है। दूध का अगला अवयव है प्रोटीन। तो शरीर की कोशिकाओं के निर्माण के लिए प्रोटीन परम आवश्यक है। पूरा बॉडी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है और कोशिका के लिए प्रोटीन इंपॉर्टेंट होती है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, यूं कह सकते हैं। दूध में पाया जाने वाला बफर वैल्यू कहते हैं पीएच परिवर्तन का विरोध, हिंदी में कहेंगे बफर मान। बफर का अर्थ क्या होता है? जिसका पीएच आसानी से नहीं बदलता है। तो दूध का पीएच आसानी से नहीं बदलता है, या ज्यादा अम्ल डालना पड़ता है बदलने के लिए, ज्यादा क्षार डालना पड़ता है, और ये बफर वैल्यू किसकी वजह से होती है? प्रोटीन के कारण। दूध में 3 प्रकार की प्रोटीन होती है, केसीन, 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 एल्बुमिन, एल्बुमिन, एल्बुमिन। एल्बुमिन का ही दूसरा नाम हो गया लैक्टोएल्बुमिन। लैक्टोएल्बुमिन क्यों कहते हैं? क्योंकि लैक्टो या लेक्ट शब्द आता है दूध के लिए, चूंकि ये दूध की एल्बुमिन है इसलिए लैक्टोएल्बुमिन बोल देते हैं इसको। ग्लोबुलिन या लैक्टोग्लोबुलिन, तो 3 प्रोटीन होती है दूध में, केसीन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन। ये तीनों प्रोटीन अमीनो अम्लों से बनती है। सारी प्रोटीन अमीनो अम्लों से बनती है। शरीर कोशिकाओं से बनता है, प्रोटीन अमीनो अम्लों से बनती है। तो तीनों प्रोटीन ही किससे बनी हुई है? अमीनो अम्लों से, और पचने के बाद वापस अमीनो अम्ल में टूट जाती है, फिर शरीर में इनका शोषण हो जाता है अमीनो अम्लों का। 80% ये 3 अभी हमने जो प्रोटीन पढ़ी, 3 प्रकार की प्रोटीन जो पढ़ी, केसीन, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन, उनमें 80%, तीनों की 80% केसीन ही होती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गया, दूध की मुख्य प्रोटीन केसीन प्रोटीन, दूध की मुख्य प्रोटीन केसीन प्रोटीन 80% होती है। और हमेशा प्रोटीन दूध के अंदर कोलॉइडी निलंबन के रूप में या कोलॉइडी सस्पेंशन के रूप में पाई जाती है। दूध का सफेद रंग, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, केसीन प्रोटीन के कारण होता है। दौड़ो दूध केसीन के कारण, सफेद दूध केसीन के कारण। केसीन की मात्रा कितनी होती है टोटल दूध में? दूध में केसीन की मात्रा होती है 2 से 3.5%। दूध में केसीन 2 से 3.5। गाय के दूध की बात करें तो प्रोटीन होती है 3.5, भैंस के दूध की 3.6% प्रोटीन पाई जाती है। सामान्यतः गाय के दूध में 3.5% प्रोटीन, भैंस के दूध में 3.6% प्रोटीन पाई जाती है। प्रोटीन या केसीन का क्या उपयोग है हमारे बॉडी में? प्रोटीन में लगभग सारे अमीनो अम्ल मिलेंगे आपको। थ्रियोनिन मिलेगा, वेलिन मिलेगा, ल्यूसीन अमीनो अम्ल मिलेगा, आइसोल्यूसीन, लाइसिन,
मीथियोनिन, फिनाइलेनाइन, ट्रिप्टोफेन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन, ये सभी अमीनो अम्ल प्रोटीन के अंदर पाए जाते हैं जो हमारे बॉडी के लिए भी आवश्यक होती है। प्रोटीन पाचन तंत्र में लगभग 97 से 98% तक पच जाती है। हमने प्रोटीन खाई 97 to 98% तक प्रोटीन पच जाती है और 76% प्रोटीन को शरीर अवशोषित कर लेता है। अगर प्रोटीन आयोडीन या किसी भारी धातु से जुड़ जाए तो फिर वो कैरियर का काम करती है, एक उपयोगी वाहक बन जाती है। प्रोटीन भारी धातु या आयोडीन के साथ जुड़कर एक कैरियर के रूप में काम भी करती है। केसीन से फास्फोरस और कैल्शियम भी प्राप्त होता है। केसीन प्रोटीन फास्फोरस और कैल्शियम भी उपलब्ध कराती है। चौथा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आ गया खनिज पदार्थ। खनिज बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, गंधक, कॉपर, कोबाल्ट, जिंक, आयोडीन। लेकिन अच्छा प्रश्न है, दूध में कैल्शियम और फास्फोरस सबसे ज्यादा होते हैं इनमें से, या दूध कैल्शियम और फास्फोरस प्राप्ति का अच्छा स्रोत होता है। कैल्शियम और फास्फोरस ये बच्चों की हड्डियों को मजबूत बनाते हैं, हड्डियों के निर्माण के लिए चाहिए, हड्डियों के विकास के लिए भी चाहिए, बच्चों के विकास के लिए भी कैल्शियम फास्फोरस चाहिए। होते कितने परसेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूध में खनिज पदार्थ होते हैं 0.7 to 0.9 अर्थात 0.7 से 0.9%। दूध में लोहा कम है, दूध में तांबा कम है, दूध में आयोडीन कम है, विटामिन सी भी कम है। तो दूध में सबसे कम खनिज कौन कौन से होते हैं, लोहा, तांबा, आयोडीन और विटामिन सी, ये सबसे कम मात्रा में पाए जाते हैं। अगला कंपोनेंट है विटामिन। दो प्रकार के विटामिन होते हैं स्टूडेंट्स, एक वसा में घुलने वाले ADEK, अदेक, ADEK याद करने का तरीका है अदेक, उथारो बाप, वसा में गुड़गो, तो ADEK। और पानी में घुलने वाले विटामिन बी और सी। तो दो प्रकार के विटामिन हो गए, पहला जल विलेय विटामिन, इसमें एक तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आता है और विटामिन सी आता है। अब बी कॉम्प्लेक्स में कौन कौन सी विटामिन होते हैं, थाइमीन होता है, B1 कहते हैं उसको, राइबोफ्लेविन होता है, विटामिन B2 कहते हैं उसको, नियासिन होता है, विटामिन B3 कहते हैं उसको, पेंटोथेनिक एसिड जिसको विटामिन B5 कहते हैं, बायोटीन होता है, कोबालेमाइन होता है, विटामिन B12, कोबालेमाइन का दूसरा नाम है विटामिन B12, फोलिक एसिड होता है, पायरोडोक्सिन या विटामिन B6, ये सारे पाए जाते हैं और विटामिन सी होता ही है। एक बार फिर से देखिए जल विलेय विटामिन कौन कौन से हैं, एक तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, एक विटामिन सी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का नाम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्यों पड़ा, क्योंकि ये बहुत सारे होते हैं, जैसे थाइमीन विटामिन B1 दूध में पाया जाता है, राइबोफ्लेविन जिसको विटामिन B2 कहते हैं दूध में पाया जाता है, नियासिन विटामिन B3 होता है दूध में पाया जाता है, पेंटोथेनिक एसिड विटामिन B5 होता है दूध में पाया जाता है, बायोटीन दूध में पाया जाता है, कोबालेमाइन जिसको विटामिन B12 कहते हैं दूध में पाया जाता है, फोलिक एसिड दूध में पाया जाता है, पायरिडोक्सिन जिसको विटामिन B6 कहते हैं ये भी दूध में पाया जाता है, और विटामिन सी या एस्कोर्बिक अम्ल भी होता है। अब हम बात करेंगे वसा विलेय विटामिन जो वसा में घुलते हैं, ADEK। कौन कौन से विटामिन वसा में घुलते हैं, ADEK। विटामिन क्यों चाहिए शरीर को, क्योंकि इनसे वृद्धि होती है। अगर विटामिनों को नहीं दिया जाए तो बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो जाता है हमारा शरीर। अगला दूध का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एंजाइम्स। एंजाइम होते क्या है स्टूडेंट्स, ये हमारे बॉडी में, पेड़ पौधों में जितने भी सजीव होते हैं उनकी कोशिकाओं में बनते हैं। कोशिकाओं में बनके शरीर में होने वाली जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। उत्प्रेरक आप जानते होंगे, ऐसे रसायन या ऐसे केमिकल्स जो किसी भी अभिक्रिया के वेग को बदल देते हैं और स्वयं नहीं बदलते हैं। एंजाइम क्या हो गए, बॉडी में बनते हैं, सजीव में बनते हैं, कोशिकाओं में बनते हैं, और हमारे अंदर हो रही या जिसमें बने उसके अंदर हो रही जैव रासायनिक क्रियाओं का उत्प्रेरण करते हैं। तो एंजाइमों का निर्माण कहां हुआ, जीवित कोशिकाओं में। ये कार्बनिक उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं एंजाइम। कार्बनिक उत्प्रेरक जीवों में बना हुआ उत्प्रेरक। एंजाइम अपने कार्य में बहुत विशिष्ट होते हैं, मींस एक एंजाइम एक ही सबस्ट्रेट पर अभिक्रिया करता है, जनरली ऐसा होता है। दूध में कौन कौन से एंजाइम है, लैक्टेज एंजाइम लैक्टोज का अपघटन करता है, तोड़ता है लैक्टोज को। फास्फेटेज फास्फेट यौगिकों को तोड़ता है।
एमाइलेज स्टार्च को तोड़ता है, फ्रोक्सीडेज सबस्ट्रेट को तोड़ के हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाता है, इसी तरह से एस्ट्रेजेज वसा को तोड़ने के लिए लाइपेज, जेमथीन ऑक्सीडेज, प्रोटीएज प्रोटीन तोड़ने के लिए, केटालेज, हाइड्रोजिनेज और एल्डोलेजेज एंजाइम पाए जाते हैं। एक बार फिर से देखिए दूध में कौन कौन से एंजाइम होते हैं, लैक्टेज, फास्फेटेज, एमाइलेज, प्रोक्सीडेज, एस्ट्रेजेज, लाइपेज, जेनथीन, ऑक्सीडेज, प्रोटीएज, केटालेज, हाइड्रोजिनेज, एल्डोलेजेज। इसके पोषक को विघटित करते हैं ये सारे, जिसको जो तोड़ता है उसको तोड़ते रहते हैं। अब दूध का सबसे ज्यादा पाया जाने वाला अवयव मींस जल, वाटर, पानी। दूध में जल की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा। गाय के दूध में 86% वाटर होता है, गाय के दूध में पानी 86%, भैंस के दूध में पानी 83%। दूध में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कंपोनेंट या अवयव कौन, जल। गाय के दूध में 86%, भैंस के दूध में 83%। दूध में ज्यादा पानी होने से, 86 या 83 होने से, इसके जो घटक है, दूध में पानी की मात्रा ज्यादा होने से इसके घटकों की पाचकता बढ़ जाती है, यानी पाचन आसानी से हो जाता है। जल दूध के अन्य अवयवों का वाहक या गोलक होता है।